नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, पद्य साहित्य का इतिहास। तो जो पद्य साहित्य का इतिहास है बहुत रोचक होने वाला है, बहुत शानदार होगा, है ना। बस आप लोगों को अच्छे से मैं जो बताता चलूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है या पढ़ लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो पहला क्वेश्चन मस्तिष्क में यही आना चाहिए कि सर पद्य साहित्य कितने अंकों का आएगा और इसमें से क्या आएगा, प्रश्न किस प्रकार का आएगा, शैली क्या होगी। हमेशा जब भी हम बोर्ड्स की पढ़ाई करें तो हमारा पहला टैकल करने का तरीका यही होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उससे क्वेश्चन कैसा आएगा और हम किस प्रकार से उसे लिखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न निर्माण होने की जो है पद्धति है वो इस प्रकार होगी कि कोई भी आपको इसमें कालखंड युग दिया जाएगा, इसमें युग आएंगे, मैं अभी पढ़ाऊँगा, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, इसमें इस प्रकार से युग आएंगे। तो इन युगों के बारे में वो उनकी विशेषता पूछेगा, बताइए भक्ति काल युग की क्या विशेषता रही। तो दो दो विशेषताएं पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, महज दो विशेषताएं। तो हमें दो दो विशेषताएं बतानी होती हैं कि फलाने समय में ये हुआ ये हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि बताओ, जैसे पहले क्वेश्चन यही दे दिया, बताओ भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आपने लिखनी होगी दो विशेषताएं और आप इजीली याद कर लोगे, मैं नाम से याद करा दूंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लो, पढ़ तो तुम मेरे से रहो ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे विशेषताएं करनी है, नंबर एक, पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न निर्माण होने की प्रक्रिया ये होती है कि किसी भी काल का, कोई भी काल होगा, जैसे अभी मैं भक्ति काल ही बोल रहा था, तो जैसे बोलते हैं कि भक्ति काल के कोई दो कवि बताएं, भक्ति काल के कोई दो कवि बताएं, भक्ति काल के कोई दो कवि बताएं और उनकी एक एक रचना बताएं। कोई दो कवि पूछ लेगा और उनकी एक एक रचनाएं पूछ लेगा, और उनकी क्या पूछेगा, रचनाएं पूछेगा। हाँ, ये थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ी संभावना ऐसी बन जाती है कि रचनाएं इतनी सारी हो जाएंगी, कैसे याद रखेंगे। तो वो चीज़ें हम साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि इस काल के ये दो कवि अच्छे हैं, इनको याद कर लो, इनकी ये रचना है, तो नोट डाउन कर लेना। यहाँ इस पर स्लाइड पर अभी ये नहीं होगा, पर मैं इस स्लाइड पर इसलिए भी नहीं रखा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे भी नहीं लगता इतना ज़्यादा आप लोगों को गौर करना है, बस पढ़ लेना और साथ साथ नोट डाउन कर लेना, बस, ठीक है। और बाकी के जो फैक्चुअल डाटा मैं आपको बताता चलूँ वो बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ओटी भी बनती है इसमें से। देखो बेटा, 2 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, 2 का प्रश्न बनेगा, ये बात सुन लीजिए। फिर 1 से 2 ओटी बनेगी, 1 से 2 ओटी बनेगी, मतलब कहने का भाव ये है कि कम से कम आपका 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये 3 से 4 नंबर का ये जो टॉपिक है इसे अच्छे से कवर करते हैं आज हम लोग। और इसके बाद ये हमारा क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 4 है, ठीक है। आप लगातार कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें कि जिसके बाद जो पार्ट्स आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उसमें मैं सॉल्व कराऊंगा आपको ओटियाँ, ऑब्जेक्ट, इतने सारे ऑब्जेक्ट सॉल्व कराएंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट के भी पार्ट्स पे पार्ट्स आएंगे, आपके डिवाइड कर देंगे बहुत सारे, आपके ऑब्जेक्ट इतने करा दिए जाएंगे कि आपको किताब पढ़ने की या कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको किताब का भाव भी मैं ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही करा दूंगा। एक ऑब्जेक्ट को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो उसके साथ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जिससे आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है भैया। तो चलें शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। पहला तो हम सुनते हैं पद्य साहित्य, ये पद्य साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ, पद्य साहित्य मैं ज़्यादा डिटेल में भी जाऊँगा, कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। तो देखो बेटा, जो साहित्य होता है, जो हमारा जो साहित्य होता है उसका जो विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ है कि साहित्य हम 3 प्रकार के देखते हैं। साहित्य को हम कितने प्रकार के देखते हैं, 3 प्रकार के। हिंदी में जो साहित्य देखा जाता है 3 प्रकार का है। एक आपका होता है पद्य साहित्य, एक होता है आपका गद्य साहित्य और एक होता है आपका चंपू साहित्य। हंसी तो आ ही रही होगी तुम्हें। एक होता है चंपू साहित्य। बेटा 3 तरीके का साहित्य होता है। अब जो पद्य साहित्य है, आज का टॉपिक हम पद्य साहित्य को ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है पद्य साहित्य, किस प्रकार से आता है। पद्य में बेटा आती हैं कविताएं, पद्य में सिर्फ क्या आती हैं, कविताएं। जो हम कविताएं पढ़ते हैं वास्तव में बड़ा टिपिकल होता है, समझ नहीं आता हमें, है ना, समझ नहीं आती ना कविता। 3-4 लाइन इधर लिखी हुई हैं, 3-4 लाइन इधर लिखी हुई हैं, 3-4 लाइन इधर लिखी हुई हैं, एंड खत्म, हमें नहीं समझ में आया। जब तो कोई बताए ना, हमें पता ही नहीं चलता इस कविता में क्या लिखा हुआ है। तो पद्य में आती है कविताएं। कविता को छोड़कर जितना सब कुछ आता है वो आता है गद्य में। कहाँ आता है, गद्य में आता है। और गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। गद्य और पद्य के मिश्रण को क्या कहते हैं, चंपू काव्य। हटाओ इसे, सीधी बात टॉपिक पे आओ।
पद्य साहित्य। टॉपिक क्या है बेटा? पद्य साहित्य। आराम से सुनो, बस मैं जो बोलूँ सुनते रहो बस, है ना, टेंशन फ्री रहो। तो पद्य साहित्य का जो विभाजन हुआ कुछ इस प्रकार से हुआ। सबसे पहला काल आता है पद्य साहित्य में वीर गाथा काल। बेटा वीर गाथा काल, नाम से समझ में आ रहा है, वीर गाथा काल। वीर समझ रहे हो, देखो ये बना है वीर, है ना, वीर गाथा काल। इस काल में वीरों की गाथा गाई गई। इस काल में बेटा क्या हुआ है? वीरों की गाथा गाई गई, वीर गाथा काल। अब बेटा गाथा गाएगा कौन? देखो हम पढ़ रहे हैं साहित्य हिंदी, हम क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य मतलब हिंदी। इसको करने वाला कौन होगा? इस चीज़ को बनाने वाला कौन होगा? कवि। कौन होगा? कवि तो होगा। वीरों की गाथा कौन गा रहा होगा? कवि तो गा रहा होगा। और कौन गाएगा? ओ महाराज आप इतने महान हो, इतने ग्रेट हो, महाराज की गाथा कौन गाएगा? कोई कवि तो गाएगा, और इतनी भाव से गाएगा, इतने भाव से गाएगा कि मतलब कुछ पूछो ही मत। जब आपकी कोई बढ़ाई करता है ना, आप ऐसे गदगद हो जाते हो, है ना। अभी आप मेरे को कमेंट ही करते हो ना, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अरे सर मज़ा आ गया, तो मेरे को भी बड़ी खुशी होती है। सही बता रहा हूँ, रियलिटी है ये। तो ऐसी कोई आपके सामने बढ़ाई करेगा और संस्कृत में बढ़ाई करे, अरे भाई साहब फिर तो ये लगेगा कि कोई आदमी क्या कह रहा है। हे महाराज, जब आप धरती पर पैर रखते हो, धरती कँपने लगती है, कंपन करने लगती है। मतलब महाराज नहीं, साउथ का कोई हीरो है ना, महाराज कितने खुश हो रहे हैं। महाराज जब आप की सेना चलती है तो धरती में कंपन होता है और सूर्य तारे के समान टिमटिमाता नजर आता है। महाराज सूर्य भी ढक जाता है। कितना फेंक रहे हैं, फेंकने की लिमिट है। इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, महाराज तो खुश हो जाएगा सुन के। महाराज जब आपकी सेना निकलती है, आपको देखकर आपका प्रतिद्वंदी जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो तो वहीं बेहोश हो जाता है आपको देखकर। आपका शौर्य इतना महान है कि आपके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। महाराज तो खुश हो जाएगा ना बहुत। कवि से कहेगा ले भैया क्या चाहिए तू ले जा, हैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? अब मेरे सामने कोई इतनी बड़ाई करे, मैं कहूँगा ठीक है लला फीस कम दे जाना, और क्या है, बड़ाई तो कर ही रहा है कम से कम अपनी। तो भाई इस समय यही हुआ, वीर गाथा काल। हाँ पर ये मत सोचना वीर राजा वीर नहीं होते थे, राजा भी बहुत तगड़े तगड़े हुए उस समय। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं सर नॉर्मल टेम्परेरी राजा रहे उनका बड़ा ही हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। बस कवियों का क्या विशेषता रहा कि वो कवि उस समय दरबार में रहते थे, और कवियों का काम क्या था? कवि अब उस समय दरबार में है, अब उनको तो अपना घर खर्च चलाना है, तो राजा ही बड़ाई करके ही खर्च चला लो, और बड़ाई में बहुत फेंक दो, इतनी फेंक दो कि राजा खुश हो जाए। तो इस समय कवि जो थे दरबारी थे, वो राजा की एक तरीके से मान लो चापलूसी कर रहे थे। अब इसे कह लो चापलूसी शब्द तो समझने के लिए ठीक है, वैसे अनुचित सा लगता है बोलना, पर ठीक है मान लेते हैं अपन, तो चापलूसी साहब बोल ले लेते हैं अपन, तो अपन को क्या जाता है ना। तो इस समय के कवि बता रहे हैं राजा के बारे में, महाराज आप सूरवीर राजा हैं। तो वीर गाथा काल की पहली विशेषता क्या है कि राजाओं के शौर्य का वर्णन हुआ, राजाओं के शौर्य का वर्णन होगा। अब एक बात, अब वीर गाथा काल में जब राजाओं के शौर्य का वर्णन हो रहा है, तो वीर गाथा काल में पहला पॉइंट तो यही हो गया कि राजाओं के शौर्य का वर्णन हुआ। और अब भैया राजाओं का वर्णन हो रहा है तो वीर रस आएगा कि नहीं आएगा? वीर गाथा काल में कौन सा रस आएगा? वीर रस। इतना भयानक वीर रस लिखते थे कुछ पूछो ही मत। अरे भैया इस काल की रचना है, तुम पढ़ लो, तुम्हें एकदम खून में उबाल आ जाए। है पढ़ी हो तुमने, सुनी हो कभी आलाखंड? है इसी काल में लिखी गई आलाखंड, महाराज जगनिक ने लिखी। किसने लिखी? जगनिक महाराज ने लिखी। जगनिक कवि का नाम क्या था? जगनिक, इन्होंने लिखी। भाई साहब क्या कहते हैं कि 12 बरस नो कुकर जीवे, 16 वर्ष नो जीवे स्यार, वर्ष 18 जीवे छत्री, तासे आगे लो जीवे धिक्कार, जय घर होवे सुंदर कन्या, तई घर धरे जावे हथियार। है ना, 12 साल तक कुत्ता जीता है, 12 वर्ष नो कुकर जीवे, 16 वर्ष नो जीवे स्यार, स्यार 16 साल तक जीता है, वर्ष 18 जीवे छत्री, छत्री कितना जीता है? 18, 18 तक तो वो अपना मतलब युद्ध के मैदान में रण क्षेत्र में लहूलुहान होकर शहीद हो जाते थे। 18 से आगे अगर कोई छत्री जी गया तो उस पर धिक्कार है। वर्ष 18 जीवे छत्री, तासे आगे लो जीवे धिक्कार, और जय घर होवे सुंदर कन्या, तई घर धरे जावे हथियार। ये तो तुम जानते ही हो, सुंदर कन्या होगी तो सुरक्षात्मक उपाय तो करने पड़ेंगे, है ना। तो इतना महान गाथा है। बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही ना जाए, एक मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, सुनना तुम। बड़े लड़ैया महुआ वारे,
बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही ना जाए। एक मार है दुई मर जाए, एक को मार रहे हैं, देखो एक को मार रहे हैं दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। एक को मारने का तीन मर गए, ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ कि नहीं हुआ, कि एक मरे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो देखो इस काल की विशेषता आपके सामने, बस रटनी नहीं है, आप तो बस सुन लो बस अच्छे से कहानी की तरह। सबसे पहली विशेषता सर, वीर गाथा काल में वीरों की गाथा गाई गई। सर वीर रस की अभिव्यंजना है इस काल में, वीर रस तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, बोलो हाँ, ठीक है सर। और सर वर्णन कैसा हुआ, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ा चढ़ा के। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है। ऐसा वर्णन के मतलब आदमी मतलब भय खा रहा है, ये तो भैया क्या कह रहा है ये, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो आराम से आपकी मैंने तीन विशेषताएं करा दी। नंबर एक शौर्य का वर्णन, नंबर दो वीर रस के अभिव्यंजना, नंबर तीन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। चाहो तो और कर लो। अगला रासो साहित्य, इस काल में रासो साहित्य की अधिकता मिलती है। क्यों, अधिकांश रचनाओं में आप रासो पर बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है परमाल रासो, पहला क्या लिखा है बेटा, परमाल रासो। क्या लिखा है बेटा, परमाल रासो, रचना का नाम परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमान रासो, ऐसी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इसलिए इस कहते हैं इस काल में रासो साहित्य की अधिकता मिलती है। क्या मिलती है, रासो साहित्य की अधिकता देखने को मिलती है ना। ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था बेटा, चंद्रबरदाई ने। याद रखना, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रबरदाई। कॉपी नोट पेन बैठा करो बेटा, है वीडियो जब देखा करो तो ये बहुत जरूरी होता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने, क्योंकि कई बार मैं ऐसी बातें भी बोलता हूँ जो यहाँ शायद स्लाइड पर ना है। ठीक है चलो भैया आगे। जगनिक महाराज ने लिखा परमाल रासो। जगनिक महाराज ने क्या लिखा बेटा, परमाल रासो। जगनिक महाराज ने लिखा परमाल रासो, और इसी परमाल रासो में आलाखंड है। इसी परमाल रासो में क्या लिखा है बेटा, आलाखंड लिखा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दरबारी कवि हुए, चापलूसी करते थे राजाओं की, ये बात तो आपको मैंने बताई थी अभी। और इसमें पिंगल और डिंगल भाषाएं देखने को मिलती हैं। कौन सी भाषा देखने को मिलती है, पिंगल डिंगल। पिंगल डिंगल कवि रहे, उनकी भाषा थी, इसलिए पिंगल डिंगल भाषा होती है। तो देखो लाला, पहला काल तुमने देखा वीर गाथा काल, राजाओं की गाथा गा रहे हैं कवि, ऐसा घूम घूम के मार रहे हैं उनकी, मतलब ऐसे मानो कि बड़ाई के सोचो ही मत, है ना, वीर गाथा काल। अब हमेशा एक चीज़ होती है, कोई एक काल के बाद, कोई एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है तो उसमें एक सेपरेशन या एक सेगमेंट बनता है, अलग बनता है, पीढ़ी में बदलाव जरूर आता है। आप देख लीजिए, आपके दादा रहे होंगे, फिर आपके पिताजी, और फिर आप रहे, जरूर कुछ ना कुछ सेगमेंट में ऐसा बदलाव रहा होगा। वो कहते होंगे बताओ भैया इनके पिताजी बड़े सीधे, बाबा बड़े सीधे, पर नाती देखो कैसा उद्दंड निकल आया। मतलब मैं ज़रूरी नहीं मैं कहता कि आप उद्दंड होंगे, मैं बस बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, परिपाटी अलग भी होती है। पर यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी चापलूसी कर रहे हैं इस काल के कवि, क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, राजा की चापलूसी कर रहे हैं। लेकिन अब एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कवि यूँ कहेंगे देखो भैया अब नहीं हम कर रहे चापलूसी इनकी, अब चापलूसी उनकी करेंगे, तिनकी चापलूसी करवेते हम क्या हो जाएंगे भैया, तर जाएंगे, जब दुनिया ही से तर जाएंगे, जब भौतिक संसार में हमें आना ही नहीं पड़ेगा। और जो मानो बिन की चापलूसी करो, सॉरी भाषा का थोड़ा सा लहजा बदल लेंगे, है वरना लगे सर के ये क्या कह रहे हैं। और चापलूसी अब हम उनकी करेंगे जिनके करने से हम इस दुनिया से तर जाएंगे, हमारा कुछ नाम होगा। जो राजा तो आज के हैं कल चले जाएंगे, कल कोई दूसरा राजा आएगा उसकी चापलूसी, तीसरा आएगा उसकी। अरे भैया ऐसे किन किन की चापलूसी करें, उनकी करो जो स्थायी है, तो इनकी चापलूसी करेंगे अब हम। ठीक है, मतलब शब्द चापलूसी थोड़ा ठीक नहीं है पर बोलना पड़ रहा है मुझे। भक्ति काल आ गया, अब वीर गाथा काल के बाद क्या आ गया, भक्ति काल। अब वीरों की गाथा गाथा खत्म, अब भक्ति होगी। क्या होगी, भक्ति, भजमन राधे राधे हरे हरे, है ना। अब भक्ति काल आ गया भैया, सर क्या आ गया, भक्ति काल। भक्ति काल तो तुम समझो, ये समझो इतनी भक्ति हुई, ऐसा काल रहा इनने की अब देखो संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं, राया वाया जाए तुम बाढ़ में, हमें मोह माया से कोई मतलब नहीं है। अब तो भैया हम सीधे अपने प्रभु के ध्यान लगाएंगे, अब तो हम ईश्वर में रम जाएंगे। अब नहीं काऊ से कछु मतलब, सीधे अब तो हम क्या करेंगे, प्रभु के गुणगान करेंगे एकदम अलग। सिर्फ कछु मोह माया छोड़ छाड़े जंगल में चले गए, शांति में अपनी भक्ति करेंगे। हम हमारे भगवान और को नहीं, और हमारे गुरु, बस हम तीन जने, हम हमारे गुरु हमारे भगवान, और हम कौए नहीं जानते।
ठीक है, बड़ा बेहतर काल रहा। इस काल की अभिव्यंजना मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मेरा कहना भी बहुत कम होगा इस काल के बारे में। जितना कहूँ यूं ही नहीं, इस काल को हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ये ओटी आ सकती है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहते हैं बेटा? स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों ना कहें इस काल को स्वर्ण काल, क्यों ना कहें इस काल को स्वर्ण काल? क्योंकि जितने भी लोग आज हम और आप यहाँ बैठे हैं या जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बात जरूर जानते होंगे कि इस काल में ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसे ऐसे काव्य लिखे गए जो आज तक वर्तमान तक, कह रहा हूँ आज तक हम लोगों के मानस तक है, हमारे स्मृति तक है। हम लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में मानस ना रखा हो, जिसके घर में मानस की चौपाइयाँ ना गूंजती हों। हर 5 दिन 10 दिन बाद किसी गली मोहल्ले में मानस की चौपाइयाँ मंदिरों में गूंजती रहती हैं। अरे भैया, हम और आप कुछ भी नहीं जानते होंगे तो इतना तो कह ही देते होंगे कि हे जी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। इतना तो कहते ही होंगे ना। तो ये कहाँ से आ रहा है? सब भक्ति काल से आ रहा है। कहाँ से आया है? भक्ति काल से आया है। ऐसे ऐसे लोग हुए, तुलसी बाबा हुए। तुलसी बाबा ने कितने बड़े काव्य रामचरितमानस लिख दिया। सोचिए, रामचरितमानस कितनी बड़ी संकलना है ये तो भैया, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। राम का गुणगान हुआ, बताओ। सूर बाबा सूरदास जी लिख रहे हैं, बताओ। सूरदास जी बाल कन्हैया लड्डू गोपाल के बारे में लिख रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, है ना? बोलिए, है ना? तो ये चीज़ें हमें इस काल में ही अभिव्यंजित होती हुई दिखाई दे रही हैं। कबीर बाबा हुए हैं। कबीर बाबा तो कितना, मतलब क्या क्या ना कह गए, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ। हैं, कहते हैं भैया कबीर बाबा के बारे में तो जैसे आपने सुना ही होगा कि एक मुझे बड़ी सुंदर सी पंक्ति है उनकी याद आती है अभी, है ना, कि जाको कछु न चाहिए सोई होए शहंशाह, चाह गई, पूरा सुनिएगा, कि चाह गई चिंता गई मनमा हुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई होए शहंशाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही शहंशाह इस दुनिया में, कबीर बाबा कह रहे हैं। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, है ना, सब कितने बड़े बड़े लोग हुए इस काल में। तो भक्ति काल को यूं ही तो स्वर्ण काल कह रहे हैं। कितने बड़े 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 कवि हुए, इन्होंने किसी से कोई मतलब ही नहीं रखा, है ना। देखिए, भक्ति काल में शांत रस की अभिव्यंजना हुई, शांति में लीन, तो कौन सा रस? शांत रस। इस काल में शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस काल के अधिकांश कवि सब भक्त होते थे। क्या होते थे? भक्त होते थे। अपनी भक्ति में लीन रहते थे और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इस काल के कवियों ने ईश्वर से बढ़कर गुरु का स्थान दिया है। ईश्वर से बढ़कर किसको माना है? गुरु को माना है। ये बड़ी बात है। इस काल में ईश्वर से बढ़कर किसको माना गया है? गुरु को माना गया भक्ति काल में। और भागवत रस है, भगवत रस भी है इसमें। भगवत रस, एक भगवत रस भी माना गया है। 11वां रस भगवत रस भी माना गया है। तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई इस काल में कि शांत रस की अभिव्यंजना। इस काल के सभी कवि भक्त होते थे। इस काल में ईश्वर से बढ़कर गुरु का स्थान दिया गया है भक्ति काल में, है ना। और इस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल की रचना आज तक कालजयी रचना है, जो आज भी हमारे घरों तक या हम तक आज तक सहजतम रूप से रखी हुई हैं। जैसे अब इस काल का विभाजन कुछ इस प्रकार से भी किया जाता है। इस काल में जैसे भक्ति काल को बांटा जाता है सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा में। किस में बांटा जाता है बेटा? सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा में। ये सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा क्या है? देखो बेटा, कुछ लोग तो ईश्वर को किस में देखते हैं? मूर्ति में देखते हैं कि भैया ईश्वर को, जैसे हमने कोई एक मूर्ति देख ली, हमने कोई हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं, तो मूर्ति में एक सजीव चित्रण में रूप में देखना भगवान को तो कहलाता है सगुण धारा। और निर्गुण धारा का मतलब कण कण में भगवान देखना, हर एक में भगवान देखा कि वासुदेव सर्वम, हर जगह ईश्वर है, हर कण कण में भगवान है, तो उसे निर्गुण काव्य धारा कहते हैं बेटा। जैसे सगुण काव्य धारा जो थी उसमें दो शाखा हुई। एक हुई राम भक्ति शाखा, एक हुई कृष्ण भक्ति शाखा। एक हुई राम भक्ति शाखा, एक हुई कृष्ण भक्ति शाखा। जैसे भक्ति काल और भक्ति काल के दो विभाजन, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। एक बार फिर सुन लें, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। और सगुण के भी फिर कितने विभाजन? 2। सगुण के भी कितने विभाजन? 2। सगुण में 2 कौन कौन से? एक हो गया राम भक्ति शाखा और एक हो गया आपका कृष्ण भक्ति शाखा। 2 शाखा। इनको बस
इसमें ऐसे याद रखना, सगुण सजीव रूप से, माने या कह सकते हो कि किसी वस्तु में या सॉरी किसी प्रतिबिंब में भगवान को देखना, किसी मूर्ति में भगवान देखना, सगुण काव्य धारा। राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि कौन हुए? तुलसी बाबा, तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि कौन हुए? सूरदास। कौन हुए? सूरदास। ठीक है, इस सगुण में हो गया। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा में मीराबाई का भी विशिष्ट स्थान रखना भैया, मीराबाई, है ना। मीरा जहर को प्याला पी गई रे, लेके लेके राम को नाम। निर्गुण काव्य धारा, जो निर्गुण का मतलब होता है जो कण कण में भगवान देखे, जो हर वस्तु में भगवान का रूप देखे, उसके लिए भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो हर भगवान का निराकार रूप देखता है, कि उसे वस्तु या किसी प्रतीक में या प्रतिबिंब में नहीं देखता भगवान, वो हर जगह पर भगवान देखता है, उस निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। जिस प्रकार से सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा, वैसे ही निर्गुण में भी दो ब्रांचेज हैं, एक ज्ञानाश्रयी मार्ग, एक प्रेमाश्रयी मार्ग। एक मार्ग ज्ञानाश्रयी, वो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आप अगर ज्ञान प्राप्त कर लें तो भी ईश्वर मिल जाएगा, और ये कहते हैं हमारे कबीर बाबा। कौन कहते हैं? कबीर बाबा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे और अगले हैं हमारे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख कवि हैं, प्रेमाश्रयी, है ना। इन्होंने पद्मावत लिखी, इनकी रचना कौन सी थी? पद्मावत, जो अभी बीच में एक मूवी भी आई थी पद्मावती, तो थोड़ा उस पर विवाद भी रहा। तो पद्मावत किनकी रचना है? जायसी की रचना है, ध्यान रखना। तो भक्ति काल एक बार फिर से सुनो, भक्ति करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, शांत रस, इस काल के सभी कवि भक्त हुए, और कवि जो थे वो गुरु को बहुत श्रेष्ठ मानते थे, ईश्वर से बढ़कर, शांत रस, वात्सल रस, ये बात याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कहता हूँ एक बार फिर देखो, फिर एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और फिर बदलती है कहानी। रीतिकाल, क्या आता है भैया? रीतिकाल। देखो भैया, रीतिकाल देखो, तुम इधर देखो, नायिका, ये नायिका है, इसका नाम मैंने सुंदरी रखा है, इसका नाम मैंने क्या रखा है? सुंदरी। ठीक है, तुम भी बुला सकते हो इसे सुंदरी, बट प्रेम से। हाँ, तो आगे श्रद्धा का भाव रखिएगा। अब रीतिकाल, ये काल फिर बदल गया। अब मैं इसको थोड़ा देहाती भाषा में अपनी तरीके से कुछ अलग कहता हूँ, बस माइंड मत करना। अब देखो, पहले तो राजाओं की चापलूसी करी, ठीक था, फिर ईश्वर वाले मार्ग पर आए, अब फिर भटक गए, तीसरी पीढ़ी फिर भटक गई, और भटकी कैसे? देखो, नायिका छपी है, नायिका नाश की जड़, समझ लो, इधर ध्यान के भैया, नायिका नाश की जड़, इसमें भटक गए कैसे? अब एक बार फिर दरबारी काल शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? दरबारी काल। अब राजा का इंटरेस्ट बदल रहा है, अभी तक राजा सिर्फ कवियों को रखता था अपनी गाथा को सुनने के लिए, अब राजा का इंटरेस्ट बदल रहा। राजा ने कहा कवि भी ठीक है, कवि तो गाएगा, म्यूजिक, गाना, अब म्यूजिक के साथ साथ डांस भी चाहिए। अब कवि कह रहा है आई नीड डांस, अब डांस भी होना चाहिए, अब नृत्य भी चाहिए। अब नृत्य के लिए कौन चाहिए? नृत्यिका, है ना। अब म्यूजिक प्लस डांस दोनों होगा, है ना। म्यूजिक कौन करेगा? कवि, है ना। डांस नृत्यिका करेगी। अब नृत्यिका के लिए नायिका चाहिए, अब नृत्यिका भी आ गई। अब देखो, अब बढ़िया भरे दरबार में हमारा कवि क्या कर रहा है? कविता कर रहा है। कवि क्या कर रहा है? कविता कर रहा है। ध्यान से सुना, कवि क्या कर रहा है? कविता कर रहा है। और हमारी नायिका क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। नायिका क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, धूम धना ऐसा कर रही है। नायिका क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। अभी एक बारी क्या हुआ, नायिका ने नायक को देखा, नायिका ने, सुंदरी ने, वैसे मैं इसको नाम नहीं, सुंदरी नहीं लूँगा, अब नायिका ने नायक को देखा, मतलब हमारे कवि को देखा। अब कवि को लगा समथिंग समथिंग, कुछ गड़बड़ है। कवि को एकदम मतलब दिन का चैन रात की नींद खो गया कि भैया हंसी थी हमें देखकर, ओ भाई साहब वो कितनों को ऐसे हंसकर पागल बना चुकी है, तुम तो पागल हो गए, अब क्या, अब तो हमको देख के हंसी थी, तो कवि तो हमारा पगला गया। तो इस काल का कवि मतलब प्रॉपर पगला गया है, सिर्फ नायिका नायिका दिख रही है उसे। क्या दिख रही है? नायिका नायिका दिख रही है। तो रीतिकाल में क्या हुआ? रीतिकाल में नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है लाला। और जब आप किसी के सौंदर्य का वर्णन करते हो तो रस कौन सा आता है? श्रृंगार रस। तो दूसरी विशेषता क्या होती है? इस काल में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। किस काल की अभिव्यक्ति होती है? श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। अब नायिका कहाँ मिलने वाली भैया? नायिका तो छोड़ के चली जाएगी, तो श्रृंगार का भी कौन सा पक्ष होगा? वियोग, तड़पेगा, है ना। तड़पने वाला भाव है इस काल में। अरे भैया ऐसे ऐसे देखो तुम, इस काल में घनानंद है, घनानंद, घनानंद घने आनंद में डूब जाएंगे, है ना। घनानंद इस काल के कवि हुए, है ना, ध्यान रखना। केशवदास इस काल के कवि हुए, ठीक है, ध्यान रखना,
रीतिकालीन कवि। इन्होंने तो इतना लिखा, इतना नायिका के बारे में लिखा, पूछो मत। नायिका का नखशिख वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नखशिख वर्णन कर रहे हैं। नाखून से लेके चोटी तक का वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाखून से लेके चोटी तक का वर्णन कर रहे हैं। और भैया जब विशेष वर्णन कर रहे हैं, अलंकारों का धांसू प्रयोग, अलंकार माने आभूषण होता है ना, ये काव्य के आभूषण होते हैं। तो इस काल में अलंकारों का बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकारों से चमत्कार आ जाता है एकदम, ये मानो। अलंकारों का प्रयोग हुआ इस काल में, भयानक। तो देखो रीतिकाल की विशेषता एक बार फिर से, पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए पहला, नायिका के सौंदर्य का वर्णन, या ये नहीं लिखना चाहते तो इस काल में नायिका के नखशिख का वर्णन किया गया है। नायिका के नखशिख का वर्णन, नाखून से लेकर चोटी तक का वर्णन। पॉइंट नंबर एक, इस काल में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। इस काल में कौन सा रस मिलता है बेटा? श्रृंगार रस मिलता है ना। और रसों का बड़ा भयानक प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे अलंकार काल कहते हैं। ध्यान रखना, रीति काल को हम क्या भी कहते हैं? अलंकृत काल या अलंकार काल भी कहते हैं। ध्यान रखना, अलंकार काल भी या अलंकृत काल भी इसे कहते हैं। बाहरी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। रीतिकालीन कवियों को बाहरी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ हम हमारी नायिका, है ना। तो बस यही था इनके लेना देना, और कुछ नहीं था। तो एक बार पॉइंट में समझ में आ रही बात सारी। वीरों की गाथा गा ली वीर रस में, भगवान की भक्ति कर ली शांति में शांत रस में, नायिका के गुणगान कर लिए श्रृंगार रस में। तो एक पॉइंट तो यही हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। अब यही बात को फ़ायदा उठाए जाए अंग्रेज आधुनिक काल के, ये तो सेठा सिठियाई कर रहे है ना। अब तो सब वही नायिका नायिका दिखी तो कछू ना अंग्रेज आएंगे, तुमको क्या करेंगे? गुलाम बनाएंगे, कूटेंगे तुमको, इतना कूटेंगे, इतना झूरेंगे कि तुमको ना तो अब राजा की सुत्ता आएगी, ना तुमको अब ईश्वर की सुत्ता आएगी, ना तुम्हें अब नायिका की सुत्ता आएगी। अब तुम्हें क्या लाएगी कि भैया जी जल्दी से जल्दी जा देश छोड़ जाएँ, कैसों कैसों चले जाएँ, हम आज़ाद हो जाएँ भैया, कैसों। अब तुम्हें आज़ादी की ध्यान आवेगी। क्या ध्यान आएगी? आज़ादी की, ठीक है। अब होता है पुनर्जागरण काल। अब सोए गए, अब तुम फिर जगोगे दोबारा। अब आता है आधुनिक काल। क्या आता है बेटा? आधुनिक काल। भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, उधर वीर गाथा काल हो गया। ये तो हो गया आपका 3 सेगमेंट इधर। अब यहाँ शुरू होता है आधुनिक काल। अब अंग्रेज आ गए, ये मैंने फ्लैग बना दिया अंग्रेजों का। अब आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? देखो 1 2 3 4 5 6। पूछेगा उठी कि आधुनिक काल का विभाजन कितने भागों में हुआ? 6 भागों में। कौन कौन से? देखो ला, भारतीय हिंदू युग। कौन सा युग? भारतीय हिंदू युग। अब भारतीय हिंदू युग से क्या याद कर लो? भारत। क्या याद कर लो? भारत। अब जा काल में क्या होता लला? देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना आएगी, सीधी बात है। अब तो देशभक्ति ही दिखेगी और कछु नहीं दिखेगी। क्यों? अब ना को दिखने, क्योंकि भैया अब तो आज़ादी होनी चाहिए। 1850 से 1900 का समय देखना। अंग्रेजी का विरोध होगा। किसका विरोध होगा? अंग्रेजी का। अंग्रेज है तो अंग्रेजी को तो विरोध होगा ही। हिंदी से क्या होगा? लगाव। हिंदी से क्या होगा? लगाव। देखो बच्चा, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी भाषा अगर ऐसी हो जाए तो बस मैनेज करना। हिंदी से लगाव। रूढ़िवादी परंपरा का विरोध होगा। अब रूढ़िवादी परंपरा, जैसे पुराने ज़माने में बड़ी परंपराएं चलती थी, जैसे सती प्रथा हो गया, है ना, इस प्रकार से महिलाओं को ना पढ़ाना, इस प्रकार से बहुत सी प्रथाएं चलती थी, गंभीर प्रथाएं थी। वो सारी प्रथाओं का विरोध करते थे इस काल के कवि। उसे कहते भारतीय हिंदू युग, है ना। ये तो आपकी कविता के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट काल रहा। इस काल में सारी वो बातें आई जो हमारे समाज को लिए बहुत कष्टदायक थी, जिससे हमारा समाज पिछड़ गया। तो उस काल को हम कहते हैं भारतीय हिंदू युग। क्या कहते हैं? भारतीय हिंदू युग। अब आते हैं आगे। भारतीय हिंदू युग के बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी ऐसे याद करो, द्विवेदी। द्विवेदी माने जिनने 2 वेद पढ़ लिए हों। कितने वेद पढ़ लिए हों? 2 वेद पढ़ लिए हों, ते द्विवेदी। 3 ने 3 वेद पढ़ ले, त्रिवेदी। 3 ने 4 पढ़ ले, चतुर्वेदी। अब द्विवेदी 2 वेद पढ़ ले तो ज्ञान आएगा। क्या आएगा? ज्ञान आएगा। तो ज्ञान विज्ञान की बात होगी इस काल में। क्या होगी? ज्ञान विज्ञान की बात होगी। और वेद पढ़े तो व्याकरण की नॉलेज आएगी। तो व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इस काल में। इस काल में व्याकरण और ज्ञान विज्ञान संबंधित बातें होने लगीं। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम जहूँ रहोगे, क्योंकि अभी आज़ाद तो हुए नहीं। 1900 से 1920 का टाइम चल रहा है अभी। ये देश प्रेम राष्ट्रभक्ति यहाँ भी रही, है ना। और यहाँ पे व्याकरण का बड़ा अहम योगदान हो गया, क्योंकि वेद पढ़ लिए तो व्याकरण की तो बात होगी। ठीक है बेटा, सीधी बात। और देशभक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना। अब आदमी फिर सुन के थक गया। देशभक्ति देशभक्ति, देश के लिए लड़ो, देश के लिए काम करो। ये लोग कभी लिखते थे कि अब देश के लिए तुम्हें करना है, तुम्हें देश के लिए आज़ाद होना है। तुम क्या सोच रहे हो? इस काल में क्या लिखते होंगे कभी? बस लिखते तो यही होगा ना कि भैया देखो इस समय हमको गुलाम बनाया गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। कविताओं के माध्यम से हमारे अंदर जोश भरा जाता होगा, ऊर्जा भरी जाती होगी, है ना, वीर भावता भरे जाते होंगे, जिससे हम लड़ें अंग्रेजों से। यही काम तो हुआ होगा ना।
सीधी बात है। अब जे भी बात सुन सुन के थक गया आदमी, अरे बहुत हो गया, अब नहीं, हम तो जय गुलाम ही ठीक है, हम गुलाम थे, गुलाम है, रहेंगे, मतलब ऐसा सोचने लग गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा समय फेज हो गया हमें गुलामी में। अब लोग बड़े मतलब आलसी टाइप होने की, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, बस ठीक है ऐसे ही बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक युग आता है छायावादी युग। क्या आता है बेटा? छायावादी युग। अब छायावादी युग कब तक चलता है? 1920 से 1936 तक चलता है। इसकी टाइमलाइन भी याद करना। अब बेटा छायावादी युग कैसे करोगे याद? देखो सुनो, छाया काय की पड़ती है लाला? पेड़ की। छाया काय की पड़ती है? पेड़ की। पेड़ का है लाला? प्रकृति। पेड़ क्या है बेटा? प्रकृति, ध्यान रखना। पेड़ क्या है? प्रकृति। अब सुनो, अब जे जाकाल के कवियन ने बड़ा अच्छा डिमांड एंड सप्लाई का ऑर्डर समझा। उनने की देखो जे तो आदमी ढीठ है, जी नहीं समझ रहा, उन्हें नहीं समझ में आया कि ये कैसे आएगा आदमी यहाँ। एक बात तुम सुनो, तुम्हारा कोई भी मित्र हो, बड़ा सो रहा हो, एकदम फुल टू है, मतलब नींद में घोड़े बेच के, और तुम जाके उसको ठूसा मारे के ना दे, बार बार नायका आ गई है, नायका, तुम्हारी प्रेमिका खड़ी है द्वार पर, भले ना हो, फर्क से खड़ा होके बाहर आएगा, कहाँ है हमारी नायका? नायका, क्योंकि शब्द जैसे ही नायका स्त्री या लड़की शब्द जैसे कहीं अगर देखा जाए तो जितना तुरंत जागृत हो जाती है, तुरंत कहते कहाँ है नायका, है ना। तो वही यही चीज़ है। तो इस काल के कवियों ने बड़ा अच्छा चेष्टा करी कि उन्होंने प्रकृति को नारी के रूप में देखा। प्रकृति को किसके रूप में देखा? नारी के रूप में देखा। हर चीज़ को नारी से जोड़ रहे थे, है ना, ध्यान रखना। पहला छाया किसकी पड़ती है? पेड़ की। पेड़ मतलब प्रकृति। तो पहला पॉइंट तो यही कहोगे कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। और प्रकृति को किससे जोड़ दिया? मानव से जोड़ दिया, कि मतलब पेड़ है तो उससे नारी से बता दिया कि ये नारी है। तो प्रकृति का क्या हो गया? मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन। प्रकृति को मानव से जोड़ दिया, प्रकृति का मानवीकरण इस काल में हुआ। नारी के रूप में सब कुछ देखा गया। पर नारी के प्रति दृष्टिकोण श्रद्धास्पद रहा। ये मत सोचिए कि नारी के प्रति दृष्टिकोण भोग विलासिता का रहा, ये बिल्कुल गलत होगा। नहीं, नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बहुत श्रद्धास्पद था, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है, अलौकिक प्रेम का वर्णन हुआ है, नारी प्रेम का वर्णन हुआ है। प्रकृति का ये समझ लीजिए वर्णन बहुत अलौकिक इसी काल में देखने को मिलता है। ठीक है, इस काल में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इस काल के 4 महत्वपूर्ण कवि हुए, 4, इनसे प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ। 4 महत्वपूर्ण कवि हुए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। अब आप कहोगे सर ये कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे बेटा, ध्यान रखना। प्रसाद से है बेटा जयशंकर प्रसाद, लिख लेंगे। प्रसाद से कौन है? जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के जनक भी कहते हैं इन्हें, जयशंकर प्रसाद। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें छायावाद के स्तंभ कवि कहते हैं चारों को, सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, याद कर लेंगे ऐसे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हमारे चैप्टर में भी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और महादेवी वर्मा, ये भी हमारे हिंदी में, महादेवी वर्मा, इसीलिए मैं इसको विशिष्ट बता रहा हूँ, महादेवी वर्मा एकमात्र छायावादी युगीन कवित्री हैं ये, और इन्हें हम आधुनिक युग की मीरा का संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? आधुनिक युग की मीरा का संज्ञा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, महादेवी वर्मा। अब सुनो, तो छायावाद के 4 स्तंभ हो गए, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो ये हो गया। छायावाद की एक विशेषता भी याद रखना, एक डेफिनेशन भी याद कर लो। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, विद्रोही छायावाद है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, पढ़ लेना अच्छे से कि डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बारे में क्या कहा है। पूछ लेगा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, बड़ी सत्ता के प्रति छोटी सत्ता का विरोध करना ही क्या है? छायावाद है। ये हो गया छायावाद। छाया तुम तो ऐसे याद करो, पेड़, प्रकृति, प्रकृति का वर्णन, प्रकृति का सौंदर्य, और कह दो प्रकृति को नारी के रूप में देखा गया, बस खत्म। 2 पॉइंट याद करने बेटा, बस 2, खत्म करो। छाया के बाद आती है प्रगति। अब बेटा प्रगति कैसे याद करोगे? देखो, प्रगति का मतलब होता है डेवलपमेंट। प्रगति का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। प्रगति का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। अब सुनो, अब डेवलपमेंट बेटा एक बात समझो, प्रगति का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? डेवलपमेंट। ऐसे याद करा रहा हूँ, जब भी डेवलपमेंट होता है तो हमेशा 2 वर्ग बटेंगे, डिवीजन तो हमेशा होता है, ध्यान रखो, सबका एक साथ विकास होना संभव है ही नहीं। तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो समाज हमेशा 2 भागों में विभक्त होता है। तो एक समाज विभक्त हो जाता है किस में? अमीर
और एक हो जाता है क्या, गरीब, एक हो जाता है गरीब। लेकिन अमीर क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करने लगते हैं, तो वो और अमीर होते चले जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो कहते हैं हम लोग प्रगतिवाद का युग कैसे बढ़ता है, प्रगतिवादी युग में समाज दो भागों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब। प्रगतिवादी युग में समाज दो भागों में बढ़ जाता है, नंबर 1 अमीर और नंबर 2 गरीब। ठीक है सर। दूसरा, इस काल में अमीरों के प्रति घृणा, इस काल में अमीरों के प्रति घृणा देखने को मिलती है और गरीबों के प्रति सहानुभूति। इस काल में देखो बेटा, ये लिखा होगा, अमीरों के प्रति घृणा और गरीबों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इस काल में अमीरों के प्रति घृणा और गरीबों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इस काल में शोषण का विरोध देखने को मिलता है, इस काल में शोषण का विरोध देखने को मिलता है। प्रगतिवादी में किसका विरोध देखने को मिलता है, शोषण का विरोध देखने को मिलता है। सही बात है, शोषण का विरोध करेंगे प्रगतिवादी युग में। ठीक है। इस काल में ईश्वर के प्रति अनास्था भी देखने को मिलती है। इस काल में ईश्वर के प्रति अनास्था, ईश्वर के प्रति अनास्था मतलब ईश्वर के प्रति अनास्था मतलब आस्था ना रखना। ऐसा क्यों, ईश्वर के प्रति अनास्था क्यों है इस काल में? क्योंकि देखो ये कह रहा है कि जब समाज में अमीरी गरीबी का भेद है, गरीब मतलब पिस रहा है, कुड़ रहा है, तो ईश्वर उनकी मदद करता क्यों नहीं, मदद करने आता क्यों नहीं, अगर वो ईश्वर है तो हाँ इस धरती पर। तो इसलिए ईश्वर के प्रति अनास्था मतलब इस काल में थोड़े नेगेटिव कवि रहे, मतलब नकारात्मकता का बोध रहा, वो बड़े असंतुष्ट से रहे, तो प्रगतिवादी है। क्या बेटा, प्रगतिवादी। ध्यान रख लोगे, ऐसे याद कर लो। इस सवाल का समाज दो भागों में विभक्त हो गया, अमीर और गरीब। अमीरों के प्रति घृणा, आगे दूसरा पढ़ लिखना, अमीरों के प्रति घृणा, गरीबों के प्रति सहानुभूति इस काल में देखने को मिलती है। ठीक है। इस काल में शोषण का विरोध देखने को मिलता है। इस काल के कवि ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। बस बहुत है, खत्म। अब प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। प्रयोग मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। और जब भी कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, जब भी हम किसी भी चीज़ का क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमेशा कुछ नया बनता है। ये बात तो आप सब जानते हैं। जब भी किसी बात का क्या होता है, प्रयोग होता है, तो क्या बनता है, कुछ नया ही तो बनता है। बोलो हाँ, है ना। एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा, नया बनेगा। अब सुनो, देखो बेटा, जब आप प्रयोग करोगे तो आपका कुछ नया बनेगा। तो नेक्स्ट थोड़ा सुनो इस बात में कि एक प्रयोगवाद के संदर्भ में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो प्रयोगवाद की शुरुआत है, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि ये प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी गई है। प्रयोगवाद की शुरुआत 1943 से मानी गई है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है अज्ञे, नाम याद रखना, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञेय, कौन, अज्ञेय जी, है ना। इन्होंने एक तार सप्तक का प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था, तार सप्तक। किसका, तार सप्तक। पूछ लेगा तार सप्तक के संपादक कौन थे, अज्ञेय। ठीक है। और प्रयोगवाद की शुरुआत कब से होती है, 1943 से। अब सुनो, अब इस प्रयोग में हमेशा क्या चीज़ बनती है, नई चीज़ बनती है। तो आप कैसे याद करोगे, इस काल में नवीन शैली का प्रयोग हुआ है। इस काल में नवीन शैली का प्रयोग हुआ, नई बन गई ना, नई शैली। इस काल में नवीन शैली का प्रयोग हुआ है। इस काल में नए नए बिंब, इस काल में नए नए बिंब एवं उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। नए नए बिंब एवं उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। इस काल में नवीन शैली का प्रयोग हुआ है। इस काल में नए नए बिंब एवं उदाहरणों का प्रयोग हुआ है। ये बात ध्यान रखना, है ना। इस काल में साधारण विषयों पर भी लेखनी हुई है ना। कोई भी साधारण विषय उस पर भी लेखनी हो गई है। बस आप इसमें पॉइंट क्या याद रखो, नया। क्या याद रखो, नया। नए नए बिंब, नए नए उदाहरण, नई नई शैली, नए नए प्रयोग, बस यही इस काल में हुए, तो इसे कहते हैं प्रयोगवादी युग। बस नई कविता, ये आज का फेज चल रहा है बेटा। 1950 से आज तक जो चल रहा है उसे हम नई कविता कहते हैं बेटा। आज सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, आज हर एक व्यक्ति का महत्व है। ध्यान रखना, आज किसी भी व्यक्ति का महत्व, ये मत कह दीजिए कि आज किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है। आज हर एक व्यक्ति का महत्व है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है ना। तो इसमें लघु मानववाद, इसमें क्या देखने को मिलता है, लघु मानववाद। लघु मानववाद मतलब हर एक व्यक्ति का महत्व है, चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस काल में लघु मानववाद, है ना भाई, याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानववाद नए समय में।
क्षणवाद, इस काल में किसकी विशेषता देखने को मिलती है? क्षणवाद। लघु मानववाद, क्षणवाद, 2 पॉइंट याद कर लो। लघु मानववाद यानी प्रत्येक मनुष्य इंपॉर्टेंट है। क्षणवाद माने हर एक समय महत्वपूर्ण है। क्षण माने टाइम, आज सबसे ज्यादा महत्व किसका है? समय का। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण माना गया है इस काल में, ध्यान रखना। लघु मानववाद और क्षणवाद इस काल में महत्व माना गया है। तो बेटा ये हो गई इसकी 2 विशेषता। अब एक बात सुनो, मैं क्विक में रिवीजन करा दूं, 2-2 पॉइंट बोल बोल के जल्दी कहो। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी सुनो। वीर गाथा काल, इस काल में वीर, मेरे साथ बोलना, याद कर रहे हैं अपन लोग। इस काल में वीरों की गाथा गाई गई, ठीक है। इस काल में वीरों की गाथा को वीर रस में व्यक्त किया गया है, या ऐसे लिख देना, इस काल में वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। 2 पॉइंट हो गए। वीरों की गाथा गाई गई, वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। इस काल का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस काल में बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ। 3 पॉइंट हो गए, बहुत है। भक्ति काल, भक्ति काल, इस काल में शांत रस की प्रधानता है। भक्ति कर रहे हैं तो शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? इस काल में शांत रस की प्रधानता है। इस काल के अधिकांश कवि भक्त होते थे। इस काल में ईश्वर से बढ़कर गुरु को माना गया है। हो गए 3 पॉइंट, ठीक है, बहुत है। रीतिकाल, रीतिकाल, रीति नायिका, इस काल में नायिका के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। नायिका के सौंदर्य में नख से सिक तक का वर्णन हुआ है, नाखून से लेकर चोटी तक का वर्णन हुआ है। इस काल में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। इस काल में सर्वाधिक अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसे हम अलंकृत काल भी कहते हैं। अब आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, भारत याद करो। इस काल में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है। अंग्रेजी का विरोध देखने को मिलता है। हिंदी से लगाव देखने को मिलता है। रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध देखने को मिलता है ना। द्विवेदी युग में 2 वेद हो गए। 2 वेद माने व्याकरण साहित्य, इस काल में साहित्य व्याकरण सम्मत हो जाता है। इस काल में ज्ञान विज्ञान संबंधी बातें होती हैं, ठीक है। द्विवेदी युग, 2 वेद पढ़ लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आगे बढ़ते हैं छायावादी। छाया माने पेड़ होता है, छाया माने पेड़ होती है, पेड़ की छाया। प्रकृति हो गया, इस काल में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। नंबर 1, इस काल में प्रकृति को नारी के रूप में देखा गया है ना। नंबर 2, इस काल में नारी के सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। नंबर 3, ठीक है, प्रगति माने डेवलपमेंट। इस काल में समाज 2 भागों में विभक्त हो जाता है, अमीर और गरीब। अमीरों के प्रति घृणा, गरीबों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इस काल के कवि, है ना, ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं। प्रयोगवादी, प्रयोगवादी युग में आ जाते हैं। नए प्रयोग माने न्यू, नए बिंब, नए उदाहरण, नए प्रतीक प्रयोग किए गए, नए शैली का प्रयोग हुआ। प्रयोगवादी युग। नई कविता में हर एक समय का महत्व तो क्षणवाद, हर एक व्यक्ति का महत्व तो लघु मानववाद। तो ये हुआ आपका पद्य साहित्यम। बोलिए कैसा लगा? तो आप, सीधे बात है, जैसा भी लगा हो अच्छे से कमेंट करें। और जितने लोगों को नहीं पता है कि हिंदी पढ़ना है या कहाँ से पढ़ें, तो उनको अवश्य बताएं, क्योंकि कर भला तो हो भला। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ओटी, दनादन ओटी होगी, और एक एक ओटी में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा। चुपचाप कॉपी पेन लेके बैठना और बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगी, बस तुम टेंशन फ्री रहो। टेंशन लेने के लिए हम है ना। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।